आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि अपनी डिलीवरी की डेट कैसे निकालें, खुद से कैसे पता चलाएं कि आपका बेबी किस डेट को डिलीवर होगा या हो जाना चाहिए। और बाज़ औक़ात आप 2 से 3 जगहों से अल्ट्रासाउंड भी करवा लेती हैं, तो डॉक्टर्स की जो दी गई डिलीवरी की डेट्स होती हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। और अक्सर माएँ इसी उलझन का शिकार रहती हैं कि दिन भी पूरे हो गए हैं लेकिन दर्दें नहीं लगीं। तो अब क्या करना चाहिए, क्या ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? तो डियर मदर्स, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और हमल से पहले, हमल के दौरान और हमल के बाद पेश आने वाले मसाइल के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डॉक्टर्स के हिसाब से अगर देखें तो 40 वीक्स यानी कि 40 हफ्ते जब आपकी प्रेगनेंसी के पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी टर्म पूरी हो गई है। अब आपको पैदाइश की दर्दें लग जानी चाहिए और बेबी को डिलीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि 40 वीक्स के बाद आपके बेबी का माँ के पेट के अंदर रहना ज़्यादा महफूज नहीं है। ख़वातीन को अक्सर वीक्स का हिसाब नहीं होता, हफ्तों का हिसाब नहीं रखती, वो महीनों के हिसाब से अंदाज़ा लगाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी जिसे हम कहते हैं, यानी कि कब आपकी डिलीवरी की डेट होगी, वो कैसे आपने निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर एलएमपी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आपकी आखिरी माहवारी आपको कब आई थी और उसका पहला दिन कौन सा था, आपने वो डेट याद रखनी है। बिलफर्ज के अगर किसी खातून की एलएमपी यानी कि आखिरी माहवारी का पहला दिन 15 जनवरी था, तो 15 जनवरी से अब आप आगे काउंट करना शुरू करें। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 1 माह, 15 फरवरी से 15 मार्च तक 2 माह, यूँ आपने 9 महीने काउंट करने हैं। तो 15 अक्टूबर पे उस खातून के 9 माह पूरे होंगे। 15 अक्टूबर जो होगी वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, यानी उस वक्त बच्चे की पैदाइश हो जानी चाहिए। इस 15 अक्टूबर की डेट में हम एक हफ़्ता और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 9 माह पूरे होने के बाद एक हफ्ते का जो पीरियड है उसको भी सेफ पीरियड माना जाता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी की टर्म पूरी हो गई है लेकिन फिर भी आपको लेबर पेन शुरू नहीं हुए और आपका फर्स्ट बेबी है या आपका सेकंड बेबी है और पहले बेबी आपके नॉर्मली डिलीवर हुए हैं और इस बार टर्म पूरी होने के बावजूद लेबर पेन शुरू नहीं हुए, तो क्या करें? क्या डायरेक्ट ऑपरेशन करवा दें या कोई और हल है? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि अभी आपको ऑपरेशन नहीं करवाने की ज़रूरत, और साथ ही साथ घर में बैठकर जो उल्टे सीधे टोटके आप आजमाना शुरू कर देते हैं उनसे भी गुरेज करें। जैसा कि प्रेगनेंसी की टर्म पूरा होने के बाद अगर किसी खातून को दर्दें शुरू नहीं होती तो लेबर पेन शुरू करवाने के लिए बाज़ ख़वातीन घर के अंदर मुख्तलिफ टोटके जैसे कि कैस्टर ऑयल ले लेना, देसी घी बहुत ज़्यादा पी लेना, रोगन बादाम ले लेना, या इस तरह कब्ज़ की दवाइयाँ लेना शुरू कर देना, या फिर गर्म चीज़ें जैसे छुआरे वगैरह वो खाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा करने का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने लगा, क्योंकि अगर 40 वीक्स होने पर भी आपको दर्दें शुरू नहीं हुई तो इन छोटे मोटे टोटकों से भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ आपका पेट ही ख़राब होगा और आपके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत में अब आपने करना क्या है? आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को चेकअप करवाना है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास पैदाइश की दर्दें शुरू करवाने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद होती हैं। तो 40 वीक्स के बाद भी अगर लेबर पेन शुरू नहीं होते तो डॉक्टर को चेकअप करवाएं। डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे और एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बताएंगे कि आपकी दर्दें 1 या 2 दिन वेट करने के बाद खुद ब खुद शुरू हो सकती हैं या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि जो दवाइयाँ लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करवाई जाती हैं वो घर में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, उनको इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर डोज होती है जो कि आपके इंटरनल एग्जामिनेशन करने के बाद आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे। आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करने के बाद
आपके बच्चे की हार्ट बीट को देखा जाता है और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह वो मॉनिटर किया जाता है। अगर बच्चे की हार्ट बीट में कोई मसला है, आपका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, तो आपको ड्रिप वगैरह लगा दी जाती है और इस ड्रिप के ज़रिए आपका ब्लड प्रेशर और न्यूट्रिशन को बहाल किया जाता है। क्योंकि जब तक बच्चे की हार्ट बीट 100% नहीं हो जाती, नहीं आने लगती, तब तक दर्दें लगाने की जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए यानी कि दर्दें लगवाने के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी आपको बता देते हैं। उसमें 2 तरह की टैबलेट्स होती हैं इंटरनली जो विजाइना के अंदर रखी जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की जो टैबलेट आती हैं वो आपके डॉक्टर आपके विजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रख देते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डिज़ोल्व होकर आपके सर्विक्स के मुंह को रिलैक्स करना शुरू कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। और अगर एक डोज रखने से दर्दें शुरू नहीं होती तो आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं और 6 घंटे के बाद फिर दोबारा इस डोज को रिपीट किया जा सकता है। और जब थोड़े थोड़े पैदाइश के दर्द आने लगते हैं तो डॉक्टर आपको ड्रिप लगा देते हैं, यूँ दर्दें बढ़ जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आप चली जाती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के अलावा दूसरी जो एक किस्म की टैबलेट है जिसे माइसोप्रोस्टोल कहते हैं वो भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि ये माइसोप्रोस्टोल सेफ़ नहीं है। ये सिर्फ WHO की तरफ से उन सूरतों में रिकमेंडेड है अगर आपके पेट के अंदर खुदा न खास्ता बच्चा डेड है, यानी कि डेड फीटस को डिलीवर करने के लिए माइसोप्रोस्टोल इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि इससे एक तो बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, पेन बहुत तेज़ी से आते हैं। तो अगर फीटस डेड है उसको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फीटस आपका बच्चा ज़िंदा है तब उस सूरत में बच्चे की धड़कन मुतासर हो सकती है और फिर दर्दें शदीद होने की वजह से जब बच्चे की धड़कन मुतासर होती है तो डॉक्टर आपको फ़ौरन सी सेक्शन का मशवरा दे देते हैं। यूँ ये वाली टैबलेट इस्तेमाल करने से आप दर्दें भी बर्दाश्त करती हैं और फिर सी सेक्शन भी करवाना पड़ जाता है। अब दर्दें लगवाने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी या सी सेक्शन करना पड़ेगा? तो ऐसी सूरत में फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर ही करते हैं। अगर इस सारे प्रोसीजर के दौरान माँ के दिल की धड़कन या बच्चे के दिल की धड़कन मुतासर हो रही है तो ये ख़तरनाक हो सकती है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे की हार्ट बीट 120 से लेकर 160 तक होती है और अगर वो डिप कर जाती है 80 से 90 पे आ जाती है या माँ के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है तो ऐसी सूरत में सी सेक्शन का मशवरा दिया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ क्लिनिक्स में और कुछ हॉस्पिटल्स में मैल प्रैक्टिस भी होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सी सेक्शन की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि डॉक्टर आपको दर्दें लगवाने की दवाइयाँ भी रख देते हैं और उसके बाद सी सेक्शन अगर नहीं भी बनता तो भी कर दिया जाता है। जो एक सिंसियर डॉक्टर होता है, अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट का मसला बन भी रहा है तो वो आपको ड्रिप लगा देते हैं और जो दर्दें लगवाने वाली ड्रिप है उसको स्लो कर दिया जाता है। इसी तरह आपको ऑक्सीजन लगाकर आपके बच्चे की हार्ट बीट को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आखिर तक नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाती है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं कि उनके सेटअप पर नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं या सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आप मज़ीद क्या कुछ कर सकती हैं और सी सेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, कौन सी एक्सरसाइज बिल्कुल आखिरी दिनों में आप अगर शुरू करेंगी तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस पर एक वीडियो मैं इस चैनल पर पहले से आपके लिए बना चुका हूं। इसी तरह जब आपकी डिलीवरी में 1 हफ़्ता रह जाता है तो उस वक्त आपको कौन से ज़रूरी काम कर लेने चाहिए, तो इस पर भी एक वीडियो मौजूद है। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो डियर मदर्स, अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।